नेक्स्ट पार्ट इज बैंड ऑफ स्टेबिलिटी और जोन ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे, आराम से देखें आप पहले इस डायग्राम को। वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100। एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, 40, 60, 80 एंड अबोव। और साथ में यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिस पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो एग्जैक्टली 1:1 है। तो आराम से आप पहले इस डायग्राम को देख लें और अब हम इसको कंप्लीट भी करेंगे। हम नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जो आइसोटोप्स हैं, हम 83 नंबर तक की बात कर रहे हैं। जैसे बिस्मथ 83 नंबर पर है, तो 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर Bi तक की अगर बात करें तो इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, कुछ रेडियो एक्टिव और कुछ स्टेबल है। उन सारे स्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को अब हम इस डायग्राम पे दिखाएंगे। ओके, तो जैसे देखिए डायग्राम आराम से बना लीजिएगा। इसमें देखिए ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस एटॉमिक नंबर है। ओके, तो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जो आइसोटोप्स हैं, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो चाहे स्टेबल हो, राइट। अब हम उसको डायग्राम पे दिखा रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये 1:1 की लाइन है। तो इसमें अधिकतर आइसोटोप एटॉमिक नंबर 20 तक इसके आसपास ही होते हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, आप इस पे कुछ पार्टिकल इस तरीके से बनाएंगे, में से आइसोटोप्स हैं, उनमें से फ्यू आइसोटोप्स के अंदर ही N/P का रेशियो 1 से कम होता है। अधिकतर में N/P रेशियो 1 या किसी किसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट। तो इस लाइन के आसपास ही हम क्लस्टर दिखा रहे हैं आइसोटोप्स का। और जैसे जैसे आप 20 नंबर से आगे मूव करेंगे, तो आप 20 नंबर से जैसे जैसे आप मूवमेंट दिखाएंगे वैसे वैसे यहां पर अब देखिए आप 20 नंबर के बाद, राइट, ये देखा गया है कि आइसोटोप्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर, वो कुछ इस तरीके से उनका डायग्राम आएगा, टिपिकल डायग्राम। इसमें जब आप डायग्राम बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, डेंस कर्व, जिसमें कई आइसोटोप्स में दिखा रहा हूं, ये वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ओके, तो इसमें ये जो आइसोटोप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव भी हैं और स्टेबल भी हैं। फाइन, तो ये आ गया इस तरीके से। ओके, अब इसमें इस बैंड ऑफ स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो वो आपको एक्चुअल में इस बैंड के अंदर भी एक सर्टेन रीजन होता है, जो मैं यहां डार्क लाइन करके दिखा रहा हूं, राइट। तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएं और इस डार्क जोन को बनाते जाएं धीरे धीरे। ये जो हम डार्क जोन बना रहे हैं या डार्क लाइन बना रहे हैं एक तरीके से, ये आप नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएं। ओके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आप डार्क जोन बना रहे हैं ये एक्चुअल में एक बैंड है, और इस बैंड के अंदर जितने भी आइसोटोप अब इस डार्क जोन में जो आप इस लाइन पर कंप्लीट देख रहे हैं, ये कुछ हद तक जिगजैग जैसा लग रहा है, ये इन स्टेप्स पर या इस डार्क लाइन पर जो भी आइसोटोप्स आएंगे वो स्टेबल होते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेबल बैंड। मतलब यहां पर जो भी आपके पास आइसोटोप्स आएंगे तो इसको मैं बोल रहा हूं स्टेबल जोन। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जितना भी ये डार्क जोन दिख रहा है इस पर कोई भी आइसोटोप आएगा तो स्टेबल है, और इस डार्क लाइन के ऊपर जितने भी डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं या इसके नीचे दिख रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है। वो क्या है? रेडियो एक्टिव। तो अगर मैं इसमें स्टेबल और हाई और लो N/P की रेशियो का मीनिंग समझना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आराम से देखिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने। ओके, तो ये एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। तो इस लाइन पर अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो स्टेबल है, और इस पॉइंट पर अगर आप हैं और अगर आप इस पॉइंट पर हैं, राइट, तो मैं 3 पॉइंट बना रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट जो इस डार्क जोन से नीचे की तरफ है और एक पॉइंट इससे ऊपर है, तो इसमें माना जाएगा हाई N/P रेशियो। और अगर मैं
इसी लाइन को नीचे की तरफ ले जा रहा हूं डॉट करके, डॉटेड डॉटेड। अब यहां देखिए आप, ये देखिए इस पॉइंट पर, तो इसको बोला जाएगा लो n/p रेशियो। स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब है एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये उसके आइसोटोप्स हैं। तो स्टेबल के कंपैरिजन में जिसमें n/p का रेशियो ज्यादा है उसको बोल रहे हैं हाई n/p रेशियो। और इसी के जस्ट नीचे अगर आप देख रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर पर, तो इसको बोला जाएगा लो n/p रेशियो। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हाई और लो n/p रेशियो हमेशा स्टेबल आइसोटोप के कंपैरिजन में डिफाइन किए जाते हैं। ओके, और अब इनमें से जैसा मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, हाई n/p का जहां रेशियो होता है, या ऐसे आइसोटोप्स जिनमें हाई n/p का रेशियो होता है उसमें से बीटा एमिशन होता है, और जिनमें लो n/p का रेशियो होता है उनमें या तो पॉजिट्रॉन इमिशन होगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको इसी तरह का एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाऊं और उसमें ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का ही रेशियो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ये वही लाइन बना दी पहले मैंने आपको, इस पे 1:1 है। अब मैं इससे आपको 20 नंबर से ऊपर दिखा रहा हूं कि सर आप ये देखिए कि ये इस तरीके से इंक्लाइन हो रहा है, राइट। अब ये देखिए, तो ये जो डार्क जोन बनेगा आपका 20 नंबर के बाद, ये जैसा मैंने आपको दिखाया ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब इसमें और समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो सपोज करिए आपका जो डार्क जोन था वो कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। इसको मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूं ताकि आराम से दिख जाए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, ओके। और अब अगर मैं यहां पर प्रेजेंट हूं तो जैसा मैंने बताया, इसका मतलब इसमें क्या है, हाई n/p का रेशियो। ओके, तो अगर इसमें हाई n/p का रेशियो है तो इसके अंदर बीटा का इमिशन होना चाहिए। ओके, तो ये स्टेबल लाइन पर है, स्टेबल जोन में है, तो ये स्टेबल है आइसोटोप और ये रेडियो एक्टिव है, और इसमें से क्या इमिशन होगा, बीटा इमिशन। तो इसमें से जब बीटा इमिशन होता है, तो इस पॉइंट को मैं आपको अलग से यहां से दिखा रहा हूं। बीटा इमिशन में न्यूट्रॉन 1 डिक्रीज होता है, प्रोटॉन 1 इंक्रीज होता है। तो एक्चुअल में जो नया न्यूक्लियस बनता है उसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो अगर मैं बीटा इमिशन को समझता हूं तो बीटा इमिशन में ये देखिए, पहले इसका एटॉमिक नंबर था Z, और बीटा इमिशन के बाद एक न्यूट्रॉन कम भी होगा और एक प्रोटॉन इंक्रीज भी होता है, ये आपको मालूम है। तो ये न्यू जो न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 हायर साइड पर होगा। ओके, जैसे आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको समझाया था कि बीटा इमिशन में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। ओके, तो इस इमिशन में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है। ओके, आपको अगर याद रहा हो तो एग्जांपल ये देखिए, 14C6 कन्वर्टिंग इनटू 14N7 प्लस बीटा पार्टिकल। ओके, तो इसमें देखिए प्रोटॉन एक इंक्रीज होता है इसमें और एक न्यूट्रॉन कम होता है। तो न्यू जो न्यूक्लियस बनता है वो, जैसे ये देखिए, ये रेडियो एक्टिव है और काइंड फॉर्मेशन, और ये है स्टेबल। ओके, ये जो आइसोटोप दिख रहा है इसमें से बीटा का इमिशन हो रहा है, राइट। तो बीटा का जब इमिशन होगा तो ये इस तरीके से नीचे नहीं आएगा और ये इस तरीके से भी नहीं जाएगा, ये डायगोनली इस तरीके से जाना चाहिए। मींस इसका एटॉमिक नंबर एक बीटा के इमिशन के बाद, पहले वाले आइसोटोप में एटॉमिक नंबर था Z, और एक बीटा पार्टिकल के निकलने के बाद इसका नंबर हो जाएगा Z+1। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा इमिशन। इसीलिए मैं इसको, क्योंकि बहुत छोटा सा स्पेस होता है, इसको अलग से दिखा रहा हूं कि सपोज ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसमें से जब बीटा इमिशन होगा तो एक्चुअल में नया जो न्यूक्लियस बनेगा उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन कम होगा और 1 प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से उसका न्यू एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियस का बनेगा वो कितना है, Z+1। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और ये अब कोई स्टेबल नया न्यूक्लियस बनेगा। ओके, तो बीटा इमिशन से अगर आप इस बेल्ट पे देख रहे हैं तो मूवमेंट हम इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है केवल प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है,
इस तरीके से नहीं, क्योंकि इस तरीके का मतलब होता है न्यूट्रॉन 1 डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों एक साथ होते हैं इस प्रोसेस में, तो इसलिए इसमें नया नंबर Z+1 होगा, मीन्स नया न्यूक्लियस बनेगा। और वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो इस तरीके से अगर स्टेबल है तो फिर वो एक बीटा एमिशन के बाद इस स्टेबल जोन में या इस स्टेबल जोन की लाइन पर आ जाता है, राइट। तो ये होता है बीटा एमिशन। और सिमिलरली अगर मैं ये जो स्टेबल जोन की बात कर रहा हूं, अगर इसके नीचे कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पर है, यहां पर इस जगह पर है, तो मैंने आपको क्या बोला, उसमें n/p का रेशो लो है, तो उसके अंदर या तो पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। ओके, तो उसमें जो इमिशन अगर आपको देखना चाहते हो तो वो इमिशन आपको इस लोअर जोन में देखने को मिलेगा। मतलब ये जो स्टेबल जोन है इसके नीचे वाले पोर्शन में आपको बीटा एमिशन की जगह पॉजिट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखने को मिलता है। ओके, तो ये है हमारा जोन ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। मींस इसमें हमने नेचर में एग्जिस्ट करने वाले सारे आइसोटोप्स ले लिए, चाहे वो रेडियो एक्टिव हैं चाहे वो स्टेबल हैं, और उनको बनाया। तो ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है n/p का रेशियो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए जैसे 60, 70 या 80 नंबर पर, यहां देखिए आपको मैंने एक भी डॉटेड पॉइंट नहीं बनाया, मतलब दुनिया में कोई आइसोटोप हायर नंबर लेकर, मतलब 50, 60, 70, 80 लेकर है ही नहीं जिसमें n/p का रेशियो 1 हो। पहले कोई न्यूक्लियर नेचर में एग्जिस्ट होकर रही, तो बाद में बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव है स्टेबल है। तो आप देखेंगे तो जैसे ही हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि हायर नंबर पर कोई भी डॉटेड पॉइंट इस 1:1 की लाइन के आसपास नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग कोई भी आइसोटोप हायर नंबर पर, मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर 40, 50, 60, 70, 80 है, इनमें n/p का रेशियो 1:1 न होकर इनसे काफी ज्यादा होता है, नियर अबाउट 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 लाइक दैट। ओके, तो ये आप डायग्राम आराम से बना लें। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वापस से फर्दर अपन रिपीट कर लेते हैं कि अगर ये जैसे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट की अपन बातें कर रहे हैं, तो ये आपका स्टेबल जोन हो गया, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए, सपोज करिए कोई आइसोटोप आपका स्टेबल है, जो कि इस लाइन पर दिख रहा है, डार्क लाइन जो मैंने आपको यहां दिखाया था, राइट। तो ये स्टेबल है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z, मान लेता हूं Z, और इसके जस्ट नीचे ये एक और अपन आइसोटोप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका n/p का रेशियो इस स्टेबल के कंपैरिजन में कम है, नीचे दिख रहा है आपको। इसके ऊपर हाई n/p रेशियो, इसके नीचे लो n/p रेशियो। तो इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसमें से या तो पॉजिट्रॉन इमिशन होगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। तो मान लेते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन हो रहा है, तो इस केस में आपको मालूम है कि जब पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है तो उस केस में एक प्रोटॉन कम होगा और एक न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा। आपको लास्ट क्लास में याद होगा, 1 प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। ओके, तो वो केस अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले एटॉमिक नंबर Z था और अब एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। वो डायग्राम पे अगर आप बनाना चाहेंगे, दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो ये जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर अब Z-1 होगा। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पहले ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था और ये एक पॉजिट्रॉन इमिशन से स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 डाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z-1। तो अगर आप इसको डायग्राम पर देखना चाहते हैं तो ये जो मूवमेंट है इसका, वो आपको डायगोनली दिखना चाहिए इस तरीके से। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो इसका मतलब है प्रोटॉन कांस्टेंट है, और अगर आप इस तरीके से आएंगे तो इसका मीनिंग है न्यूट्रॉन कांस्टेंट है। तो इसमें दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, एक प्रोटॉन कम भी होगा और एक न्यूट्रॉन इंक्रीज भी होगा। ओके, तो ये पॉइंट से अब आप जब दिखाएंगे तो डायगोनली इस तरीके से दिखाएं, और अब आप यहां पे एक छोटा सा एरो बना दें और एक पॉइंट बना दें। मतलब अब ये नया न्यूक्लियस बना है जिसका एटॉमिक नंबर पहले के कंपैरिजन में 1 डाउन है, बहुत छोटा सा स्पेस है इसलिए क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये Z-1 है,
और ये मैंने इस डार्क लाइन पे बना दिया, इसका मतलब मैंने एज्यूम किया है ये एक पॉजिट्रॉन इमिशन के बाद स्टेबल न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको जो डार्क लाइन है उस पर दिखा दिया है इसका फॉर्मेशन, ओके। तो ये है पॉजिट्रॉन इमिशन, फाइन। नेक्स्ट पार्ट है, इसी पर जो बेस्ड है वो क्या है कि इस ग्राफ से रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उनके कंक्लूजन क्या है बता रहा हूं आपको। जो अभी तक ऑब्जर्वेशन में है उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 नंबर तक अगर हम कंसीडर करते हैं तो अधिकतर न्यूक्लियई स्टेबल हैं जिनमें n/p का रेशियो 1:1 या नियरली 1:1 है। इसमें हम 1H1 को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी 2H1 या उसके आगे अगर आप बात करेंगे तो न्यूक्लियई स्टेबल विद n/p रेशियो नियरली 1:1। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या उनके आइसोटोप हैं जैसे 2He4, 6C12, 7N14, 8O16, 12Mg24, 20Ca40 या कुछ में बहुत थोड़ा सा ज्यादा है जैसे सोडियम 11Ne23, तो इसमें n/p का रेशियो 12:11 मींस ऑलमोस्ट 1.1:1 है। तो अधिकतर न्यूक्लियई के पास n/p का जो रेशियो है वो 1:1 है, ठीक है ना। और ऐसा देखा गया है कि फॉर स्टेबल न्यूक्लियई n/p रेशियो इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर, मींस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे n/p का रेशियो बढ़ता चला जाता है। मींस जैसे अगर आप 20 नंबर पे बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास नंबर 40 ये आइसोटोप देखें आप, तो इसमें n/p का रेशियो एक्जैक्टली 1:1 है। ये स्टेबल आइसोटोप है कैल्शियम का। तो इसके ऊपर जब आ जाएंगे तो आयरन या आप कॉपर, जिंक या उसके और आगे हायर नंबर पर बात करेंगे तो इनमें n/p का रेशियो बढ़ता जा रहा है, राइट। मींस यहां तो कोई है ही नहीं। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अंदर भी एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद n/p का रेशियो बढ़ता है। लेकिन अगर हम स्टेबल न्यूक्लियई की बात कर रहे हैं तो स्टेबल न्यूक्लियई में n/p का रेशियो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, राइट, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियई की। इसमें ये एक एग्जांपल है बिस्मथ का 83Bi209 जिसमें प्रोटॉन 83 और न्यूट्रॉन 126 हैं। ये हैवी न्यूक्लियई है विद लार्जेस्ट n/p रेशियो, मींस इससे ज्यादा रेशियो लेकर कोई भी हैवी न्यूक्लियई स्टेबल नहीं है। इसमें n/p का रेशियो ऑलमोस्ट 1.52:1 है, ओके। तो ये लार्जेस्ट n/p का रेशियो है। इससे ज्यादा रेशियो किसी न्यूक्लियई में अगर है तो वो स्टेबल नहीं है, ओके। तो एक इंफॉर्मेटिव पार्ट था, इसको याद भी रखें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर व्हाई n/p रेशियो इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर, कि सर ये एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में n/p का रेशियो बढ़ता क्यों चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर। किनकी बात कर रहे हैं हम, स्टेबल न्यूक्लियई की, ठीक है। तो साइंटिस्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट कैसे होते हैं इनको आइडिया नहीं, ओके, एग्जैक्टली कैसे होते हैं। तो अगर हम मान लीजिए हम प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन को सपोज मैं इस तरीके से नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम इस न्यूक्लियस के अंदर दिखा रहे हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, तो होता क्या है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन इंक्रीज होता है। तो उस रिपल्शन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और वो अनस्टेबिलिटी तरफ जाता है। तो यहां ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो जैसे मान लीजिए प्लस बढ़ाया मैंने, तो अब प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए, जैसे 2 प्लस है इनके बीच में हमने एक नॉड बना दिया। सपोज ऐसे आपने सपोज करिए प्लस बनाया तो मैंने इन दोनों के बीच में एक नॉड बना दिया, फिर एक नॉड बना दिया, इस तरीके से, राइट। तो जैसे ही आप कोई प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन आ जाते हैं। मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर required to reduce repulsion between protons, ओके।
तो ये हम इसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं कि वाई एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो उसका एक्सप्लेनेशन जो साइंटिस्ट मानते हैं या देते हैं वो देते हैं कि मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बीच में आकर ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये उस रिपल्शन को कम करके न्यूक्लियस को स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपको ज्यादा न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया और उसको इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैजिक नंबर एंड इवन ऑड रूल। ये IIT JEE की सिलेबस में मेंशन नहीं है और कभी इन पर बेस क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो केवल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 ये मैजिक नंबर होते हैं। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर उनके पास मैजिक नंबर हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे 20 Ca40, तो इसमें न्यूट्रॉन 20, प्रोटॉन भी 20, तो दोनों के पास मैजिक नंबर है, राइट। तो ऐसे न्यूक्लियाई अपने आसपास के एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ऐसा देखा गया है। तो इसका रीजन एग्जैक्टली साइंटिस्ट को नहीं मालूम है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड। ओके, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ऑफ एनर्जी शेल ऑफ न्यूक्लियस मींस, अगर जैसे मैंने बोला कि 20 Ca40, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के पास मैजिक नंबर है, तो यहां पर न्यूक्लियस का कोई एनर्जी का शेल यहां पे क्लोज हो रहा है। आपने आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के लिए k एलिमेंट शेल होते हैं, इनके बारे में सुना हुआ है। तो साइंटिस्ट उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्टेड है कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ एनर्जी के शेल होते हैं। एग्जैक्टली कैसे होते हैं ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ऑफ एनर्जी शेल ऑफ न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि आउटसाइड द न्यूक्लियस फर्स्ट शेल क्लोज होगा तो वो स्टेबल होता है 1s2, ठीक है, हीलियम 1s2 2s2 p6, सेकेंड शेल क्लोज हो जाएगा, कौन आ जाएगा, नियॉन, राइट। तो ये जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं आपके, उनमें आपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सुना हुआ है, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, एक शेल क्लोज होता है। तो इसी तरीके से यहां पर साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर कुछ एनर्जी के शेल हैं जो पॉसिबली इन नंबर पर क्लोज होते हैं। इसलिए ये न्यूक्लियाइड्स जिनके अंदर न्यूक्लियॉन्स के पास मैजिक नंबर है वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, और एक है इवन ऑड रूल। हर एलिमेंट की कुछ आइसोटोप्स हैं, उनमें से कुछ स्टेबल और कुछ रेडियोएक्टिव हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1h1 2h1 3h1, तो 1h1 2h1 स्टेबल है और 3h1 रेडियोएक्टिव है। तो ऐसे स्टेबल न्यूक्लियाई का नंबर देखा गया, प्रिपेयर किया गया। n का मतलब न्यूट्रॉन, p का मतलब प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इवन हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो अभी तक देखे गए 165 हैं। सेकंड, न्यूट्रॉन ऑड हो जाए, प्रोटॉन इवन हो जाए, ओनली 55। थर्ड, न्यूट्रॉन्स इवन, प्रोटॉन अगर ऑड हो ओनली 50, और अगर दोनों ही ऑड हो जाएं तो ये 5। आपको इन नंबर्स को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं समझता हूं, केवल आपको ये इंफॉर्मेशन याद रह जाए कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का ही नंबर इवन होता है, जैसे आप देखिए 40 Ca20, ओके, 24 Mg12, 12 C6, इस तरीके से, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इवन पर अधिकतर जो आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल हैं। जैसे आप देख रहे हैं 165, दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन इवन हो, ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा देखे गए हैं 165। और अगर दोनों ही ऑड हो जाएं तो एकदम से
ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 7n14 का आपने नाम सुना होगा, इसमें दोनों ही ऑड हैं, न्यूट्रॉन भी ऑड नंबर है 7 और प्रोटॉन भी ऑड नंबर है 7, फिर भी ये स्टेबल है। तो ऐसे 5 आइसोटोप्स एलिमेंट्स के हैं, ठीक है ना। तो ये आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर को आप रटें, केवल इतना याद रख लें कि इवन नंबर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टेबल हैं और ऑड नंबर पर मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि स्टेबल हैं। ओके, तो ये है इवन ऑड रूल। अब इवन नंबर पर इतने ज्यादा और ऑड इवन या ऑड कर दें तो सारे केस मिलाकर भी इसके इक्वल नहीं है। तो उसका रीजन क्या होता है, जैसे यहां देखिए हमने एक्सपेक्टेड रीजन दिया था, ऐसे यहां पर भी एक्सपेक्टेड जो रीजन हो सकता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। ये पेयरिंग न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की हो सकती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हो सकती है, प्रोटॉन प्रोटॉन की हो सकती है। एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया है मैंने, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। जैसे आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, आप जानते हैं 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, फिर 2s2 p6 इस तरीके से। तो आपने पेयरिंग देखी हुई है। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर बनते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। आपने इसको 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। ओके, तो ऐसे ही साइंटिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियॉन्स की पेयरिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर। आप जानते हैं इवन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयरिंग होगी। तो ये जो पेयरिंग है ये एग्जैक्टली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की या प्रोटॉन प्रोटॉन की है, उसके बारे में एग्जैक्टली अभी नहीं मालूम है। ओके, तो इसी लिखा है एक्सपेक्टेड पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। तो अगर हम इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लें जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो वही ध्यान रखें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इवन है तो इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और अगर दोनों ऑड हैं तो ये मिनिमम है। सिमिलरली ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पास मैजिक नंबर हैं वो न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू देयर नेबर न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। जनरली इसमें हम स्ट्राइकिंग पार्टिकल यूज करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल भी यूज कर सकते हैं, और ड्यूटेरियम 2H1 भी यूज कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल को बेस्ट बॉम्बार्ड पार्टिकल माना जाता है, क्योंकि जब हम इसको बॉम्बार्ड करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके, ये स्ट्रेट मूव करके स्ट्राइक करता है। तो न्यूट्रॉन हमारी बहुत अच्छी चॉइस होती है स्ट्राइकिंग पार्टिकल की फॉर्म में। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से समझना। आप किसी भी रिएक्शन में अगर आपका क्लेम है वो NP टाइप की रिएक्शन है, तो N, P लिखा हुआ है, तो फर्स्ट जो पार्टिकल लिखा होता है वो हमेशा स्ट्राइकिंग पार्टिकल होता है, राइट। और कॉमा लगाने के बाद सेकंड जो पार्टिकल लिखा होता है वो इमिटेड पार्टिकल होता है, मीन्स वो आपकी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे देखिए NP टाइप रिएक्शन, तो ये जो N है मतलब न्यूट्रॉन, ये स्ट्राइकिंग पार्टिकल है, आराम से लिख लें, ये स्ट्राइकिंग पार्टिकल है। ओके, और ये इमिटिंग पार्टिकल है, मीन्स ये रिएक्शन होने के बाद आपको मिलेगा इमिटेड पार्टिकल। ओके, तो NP टाइप रिएक्शन का मतलब ये होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आप आराम से NP टाइप रिएक्शन 11B5 पर आप न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं, और NP टाइप लिखा है तो एक न्यूट्रॉन लिखेंगे। हमेशा एक ही स्ट्राइकिंग पार्टिकल होगा जब तक आपको कुछ मेंशन नहीं होगा, राइट। ये स्ट्राइक किया, एक प्रोटॉन आपने बना दिया, प्रोटॉन को हम 1H1 या 1P1 सिंपल लिख सकते हैं, राइट। तो 1H1, और रिएक्शन को बैलेंस करके आपको ये पार्टिकल बनाना होता है। एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे भी आ सकता है, वो आपको रिएक्शन देकर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, रिएक्शन का टाइप देकर आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में से किसी एक पार्टिकल को, आइसोटोप को आपसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। क्यों? आप इनके एटॉमिक और मास नंबर को बैलेंस कर लें।
और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आप, देखिए, या और एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम, एन अल्फा टाइप रिएक्शन। एन अल्फा मीन्स न्यूट्रॉन अब हमारा स्ट्राइकिंग पार्टिकल है और अल्फा इमिट होगा। ओके, तो जैसे यहां देखिए 27Al13 प्लस 1n0 न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में टोटल मास नंबर आना चाहिए 27 प्लस 1 28 और एटॉमिक नंबर आना चाहिए या प्रोटॉन्स आना चाहिए 13 प्लस 0 13। तो इधर देखिए एक अल्फा पार्टिकल निकल गया क्योंकि आपने क्या लिखा है एन अल्फा टाइप, सो 4He2 प्लस अब जो न्यू एलिमेंट है उसके अंदर 28 माइनस 4 मीन्स 24 उसका मास नंबर होना चाहिए और 13 माइनस 2 मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 11 होना चाहिए। तो क्या आएगा 24Na11। तो इसमें आप बहुत ही इजी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर लें और हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो इमीडिएट पार्टिकल होगा वो बना लें आप और उसके बाद फिर रिएक्शन को बैलेंस करके देखें। तो अब जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पर एटॉमिक और मास नंबर को बैलेंस कर लिया, इधर अल्फा लिख दिया, तो रिमेनिंग पार्ट अब एक ही पार्टिकल के अंदर आना चाहिए। मीन्स इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो 13 मेरे पास क्या आया एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर क्या 28, तो उसमें से 2 माइनस करें एटॉमिक नंबर में से और 4 माइनस करें मास नंबर में से, तो रिमेनिंग जो 24 और 11 आ रहा है वो एक ही एलिमेंट के लिए यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। फॉर एग्जांपल 11 को आप ब्रेक कर दें। अब देखिए डी-एन टाइप रिएक्शन। डी-एन टाइप रिएक्शन का मतलब है कि इसमें आप 2H1 को स्ट्राइक करेंगे और न्यूट्रॉन इसके अंदर इमिट होगा। ओके, तो जैसे देखिए 7Li3 प्लस 2H1 कन्वर्टिंग इनटू 8B4 प्लस 1n0। ओके, तो ये डी-एन टाइप रिएक्शन है, ड्यूटेरियम स्ट्राइक कर रहा है, न्यूट्रॉन इसमें एमिट हो रहा है। आप इसको सॉल्व करिए कि मैं आपको लिख रहा हूं कि सर एक है एन गामा टाइप रिएक्शन, एन गामा टाइप रिएक्शन है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसमें आपको केवल मैं अगर राइट हैंड साइड पर केवल इतना लिख दूं 18Al13 तो रेस्ट रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? आपको मालूम है न्यूट्रॉन इसमें स्ट्राइकिंग पार्टिकल है तो न्यूट्रॉन इधर आना चाहिए, इधर न्यूक्लियस अभी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्लस गामा, ये गामा क्या है इमीडिएट पार्टिकल रेडिएशन है तो गामा आपने इधर लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अब जो न्यूक्लियस आएगा उसमें 28 माइनस 1 27 उसका मास नंबर होना चाहिए, 0 है इधर, इधर कितना 13, गामा कोई एटॉमिक या मास नंबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये एल्यूमिनियम ही है। मींस एन गामा टाइप रिएक्शन से उसी का आइसोटोप प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन में। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, पी अल्फा टाइप रिएक्शन, ये मैंने लिख दिया आपको पहले और इधर लिखा है 7Li3, ठीक है, और अब आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये देखिए पी अल्फा टाइप रिएक्शन, तो अब आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर पहले लिथियम के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे, किसको, प्रोटॉन को, सो 1p1 फाइन। फिर मैंने क्या लिखा है दिस रिएक्शन इज पी अल्फा टाइप रिएक्शन, तो आप बनाएंगे अल्फा पार्टिकल 4He2। ओके, तो ये आपके लिए इजी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर एटॉमिक नंबर आपने ऐड किया तो वो आ रहा है 4, मास नंबर कितना आ रहा है 8, यहां कितना हो गया 2 और 4, तो इसका मतलब मेरे पास अब जो नया एक और एलिमेंट या उसका आइसोटोप मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, सेम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4He2 प्लस 2 और यू कैन राइट 4He2 मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4He2 इस तरीके से। ओके, तो ये बहुत ही इजी और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, नोट कर लें, ठीक है।